चलिए जरा एक ऐसे दौर की कल्पना करते हैं जब सिर्फ एक धातु ने, हाँ, एक मेटल ने पूरे सबकॉन्टिनेंट का नक्शा, समाज और तो और देवताओं तक को बदल कर रख दिया। आज हम उसी उत्तर वैदिक काल की दुनिया में चलेंगे, वो दुनिया जिसने कहीं ना कहीं आज के भारत की नींव रखी। ये एक बहुत बड़ा सवाल है ना, कि आखिर कोई समाज खुद को पूरी तरह से बदलता कैसे है। वो कौन सी ताकतें होती हैं जो लोगों के जीने, उनके सोचने और यहाँ तक कि उनके शासन करने के तरीके में एक क्रांति सी ला देती हैं। तो देखिए, लगभग 1000 ईसा पूर्व इस बदलाव का जवाब 3 चीजों में छिपा था। पहली चीज लोहा, जिसने घने जंगलों को काटना मुमकिन बनाया। दूसरी विस्तार, जिससे नए नए राज्य बने। और तीसरी नए विचार, जिन्होंने समाज की पूरी सोच ही बदल दी। और जानते हैं, इस पूरे महान बदलाव का एक मूक गवाह भी है, ये मिट्टी के बर्तन। इन्हें कहते हैं पेंटेड ग्रेवेयर, और ये हमें उस पूरे दौर की कहानी बताते हैं। तो चलिए इस सफर को 5 हिस्सों में समझते हैं। हम शुरू करेंगे लौह युग यानी एज ऑफ आयरन से। फिर देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे कबीले बड़े बड़े राज्यों में बदले। इसके बाद बात करेंगे एक नए सोशल ऑर्डर की। फिर समझेंगे कि कैसे जमीन ने पूरी अर्थव्यवस्था बदल दी। और आखिर में हम देवताओं, पुजारियों और दार्शनिकों की दुनिया में झांकेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक धातु से, एक मेटल से। यह है पहला पड़ाव, लौह युग। समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच का, जब एक मामूली सी दिखने वाली धातु ने, सच मानिए, इतिहास का पहिया हमेशा के लिए घुमा दिया। इस धातु को उस समय के ग्रंथों में श्याम अयस या कृष्ण अयस कहा गया, मतलब काला मेटल। सीधा साधा मतलब लोहा। और इसी लोहे के औजारों और हथियारों ने वो कर दिखाया जो पहले मुमकिन नहीं था, घने जंगलों को साफ करना और नई जमीनों पर खेती करना। ये उस जमाने की एक जबरदस्त टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन थी। और इसी टेक्नोलॉजी के दम पर आर्यों का विस्तार हुआ, जैसा कि इस टाइमलाइन पर हम देख सकते हैं। पंजाब से शुरू होकर यह सफर दिल्ली के पास ऊपरी गंगा दोआब तक पहुंचा, फिर वहां से अवध और आखिर में बिहार तक। सोचिए, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। ये 400 सालों में हुआ एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल बदलाव था। इसने सिर्फ नक्शा ही नहीं बदला, इसने लोगों की पहचान तक बदल दी। अच्छा, अब जब लोग एक जगह बसने लगे तो जाहिर है शासन करने का तरीका भी बदलना था। और यहीं से शुरू होता है हमारा दूसरा चैप्टर, कबीले से एक बड़े इलाके तक का सफर, मतलब नए राज्यों का बनना। यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। देखिए, ऋग्वैदिक काल में पहचान होती थी जन से, जिसका मतलब था एक कबीला, एक ट्राइब। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पहचान जनपद से होने लगी। जनपद का मतलब है जहां जन ने अपना पद यानी पैर रखा, मतलब एक तय इलाका। ये बहुत बहुत बड़ा शिफ्ट था। सोचकर देखिए, पहचान अब खानदान से नहीं बल्कि पते से, एड्रेस से होने लगी थी। और इसी के साथ साथ राजा का रोल भी बदल गया। अब राजन सिर्फ मवेशियों के लिए लड़ने वाला कोई कबीले का सरदार नहीं रहा। नहीं, अब वो एक पूरे इलाके का रक्षक बन गया। और इसी इलाके के लिए पहली बार राष्ट्र शब्द सामने आया। और ऐसा नहीं था कि हर जगह एक ही जैसा सिस्टम था। इस दौर में पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत वैरायटी आ गई थी। जैसे इस टेबल में हम देख सकते हैं, भारत के अलग अलग हिस्सों में 5 तरह के राज्य थे और हर जगह के शासक का टाइटल भी अलग था। ये दिखाता है कि उस दौर का भारत किसी एक पावर के अंडर नहीं था, बल्कि यहाँ पॉलिटिकल एक्सपेरिमेंट्स का एक बड़ा ही अनोखा दौर चल रहा था। पॉलिटिक्स के बाद अब बात करते हैं समाज की। इस दौर में एक नई और काफी कॉम्प्लेक्स सामाजिक व्यवस्था बनी, जो नियमों और बंटवारे पर आधारित थी। हुआ ये कि जब समाज एक जगह बस गया और काम का बंटवारा जरूरी हो गया, तो वर्ण व्यवस्था की नींव पड़ी। इसमें समाज को 4 लेवल पर बांटा गया। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी और शिक्षक, फिर क्षत्रिय यानी शासक और योद्धा, तीसरे नंबर पर वैश्य मतलब किसान, व्यापारी और कारीगर, और आखिर में शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया। सामाजिक नियमों का एक और बड़ा दिलचस्प उदाहरण है गोत्र का कॉन्सेप्ट। सोचिए कितना इंटरेस्टिंग है ये, कि ऋग्वेद में गोत्र का मतलब था सिर्फ गौशाला जहां गायें रखी जाती थीं। लेकिन इस दौर में ये वंश की पहचान बन गया और एक ही गोत्र के लोगों के बीच शादी पर पाबंदी लग गई। लेकिन एक बात जरूरी है, इस नए सामाजिक ताने बाने में हर किसी के लिए तरक्की नहीं थी। कुल मिलाकर देखें तो इस दौर में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। कुछ ग्रंथों में तो बेटी को दुख का कारण तक कहा गया।
महिलाओं को अब सभा जैसी पॉलिटिकल असेंबली में जाने की इजाजत नहीं थी। वो प्रॉपर्टी में हक नहीं पा सकती थीं और उन्हें उपनयन संस्कार, मतलब जो पवित्र धागा पहनकर शिक्षा की शुरुआत होती थी, उससे भी दूर कर दिया गया। लेकिन कहानी पूरी तरह से एक तरफा भी नहीं थी। समाज की इन पाबंदियों के बावजूद कुछ बहुत ही असाधारण महिलाओं ने ज्ञान के मैदान में अपनी जगह बनाई। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच जो फिलोसॉफिकल डिबेट हुई थी, वो इसका सबसे बड़ा सबूत है। ये दिखाता है कि कुछ महिलाएं रॉयल कोर्ट में बड़े बड़े दार्शनिकों से बहस करने की भी काबिलियत रखती थी। चलिए अब चलते हैं अपने चौथे पड़ाव की ओर, इकोनॉमी। वो इकोनॉमी जिसने चरागाहों से हल तक का सफर तय किया। ये एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन का दौर था। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, अर्ली वैदिक इकोनॉमी पूरी तरह से पशुपालन पर टिकी थी, लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में सारा जोर सेटल्ड एग्रीकल्चर और जमीन की ओनरशिप पर आ गया। सिर्फ जौ ही नहीं, अब चावल, गेहूं और गन्ने जैसी नई फसलें उगने लगीं। ये सिर्फ फसलों का बदलाव नहीं था, ये तो पूरी लाइफस्टाइल का बदलाव था। कह सकते हैं कि इकोनॉमी अब हवा में उड़ते बादलों पर नहीं, बल्कि पैरों के नीचे की जमीन पर टिक गई थी। तो इस नई इकोनॉमी के 3 मेन पिलर थे: एग्रीकल्चर, मेटलर्जी और अर्बनाइजेशन। ये तीनों चीजें, मतलब खेती, धातु और शहर, एक दूसरे को ताकत दे रहे थे और मिलकर एक नई, ज्यादा कॉम्प्लेक्स इकोनॉमी बना रहे थे। अच्छा, जब समाज बदल रहा हो, इकोनॉमी बदल रही हो, तो धर्म और फिलॉसफी भला कैसे अछूते रह सकते हैं? बिल्कुल नहीं। और हमारा आखिरी चैप्टर इसी पर है: देवता, पुजारी और विचारक, यानी नई मान्यताओं का बनना। इस दौर में देवताओं की दुनिया में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ। ऋग्वेद के जो बड़े देवता थे, इंद्र और अग्नि, उनका महत्व अब कम हो गया और उनकी जगह ले ली प्रजापति, विष्णु और रुद्र ने। इतना ही नहीं, पूषण, जो पहले मवेशियों के देवता माने जाते थे, अब शूद्रों के देवता बन गए। ये साफ दिखाता है कि जैसे जैसे समाज बदला, देवताओं के रोल भी समाज की नई हकीकतों के हिसाब से बदल गए। जो धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ थे, वो अब बहुत ज्यादा बड़े और कॉम्प्लिकेटेड हो गए। और इसका सीधा नतीजा ये निकला कि समाज में पुजारी वर्ग यानी ब्राह्मणों की पावर और वेल्थ दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। लेकिन एक और दिलचस्प बात है, एक तरफ जहां ये बाहरी कर्मकांड बढ़ रहे थे, वहीं दूसरी तरफ अंदर की ओर एक गहरी फिलॉसफिकल यात्रा भी शुरू हो रही थी। उपनिषदों में एक नया दर्शन जन्मा। यहां जोर यज्ञों पर नहीं, बल्कि सेल्फ नॉलेज पर था, आत्मज्ञान पर, और इसका सेंट्रल आइडिया था आत्मा का परमात्मा से मिलन। तो कुल मिलाकर उत्तर वैदिक काल ने एक ऐसी सभ्यता बनाई जो फिलॉसफी में बहुत गहरी थी और स्ट्रक्चर में बहुत कॉम्प्लेक्स, लेकिन साथ ही उसमें गहरे सामाजिक बंटवारे भी थे। ये एक दोहरी विरासत है। और यहाँ सोचने वाली बात यह है कि हमारी आज की दुनिया का कितना हिस्सा उस दौर की दुनिया में गढ़ा गया था।